ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। हत्या का अंदेशा जताते हुए पिता ने उठाए सवाल। देहरादून में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने नहीं पहुंचे छात्रों पर 100 रुपए फाइन, स्कूल को नोटिस जारी। उत्तराखंड में बिजली प्रोजेक्ट लगाने होंगे महंगे, दाम भी बढ़ेंगे। आयोग ने जारी किया ड्राफ्ट, 13 जून को जन सुनवाई। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। हरिद्वार में भारी वाहनों की नो एंट्री। अब खबर विस्तार से। एसडीएम चौक स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि आज तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सरेआम सड़क पर एक आदमी के साथ की गई मारपीट और अभद्र के चलते मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करी है। हम माननीय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं जो महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम श्री प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार को इस आधार पर पदमुक्त करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है कि उन्होंने स्वयं और अपने अंगरक्षकों की सहायता से एक आम आदमी को बीच चौराहे पर बीच सड़क पर दौड़ा के पीटा, उसे डर भय दिखाया। चूँकि माननीय मंत्री जी जो हैं उन्होंने संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, तो ये और उनके खिलाफ इस मामले में एक FIR भी दर्ज होगी है, तो ये पर्याप्त कारण है उनको पदमुक्त किए जाने का। और ये विशेषाधिकार भी है महामहिम राज्यपाल महोदय का। हम उनसे मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसे शिष्टाचार, जिसे व्यवहारिकता, जिसे जनप्रतिनिधि अधिनियम के जो हैं कुछ अधिनियम हैं उनके तहत जो आदमी उसका वायलेशन करेगा उसे पदमुक्त किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। यही मांग हम महानगर कांग्रेस कमेटी रुड़की की तमाम सम्मानित जनता, पत्रकार साथी, माताएँ, बहनें, युवा, बेरोजगार, बुजुर्ग सबके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि श्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त किया जाए। वैशाखी पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर गंगा स्नान किया और साथ ही पूजा अर्चना और दान कर पुण्य अर्जित किया। इस दौरान गंगा घाटों पर हर की पैड़ी की प्रबंधनकारिणी संस्था श्री गंगा सभा के अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। जगह जगह घाटों पर जल पुलिस के गोताखोर भी मुस्तैद दिखे। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार वैशाखी स्नान के लिए भोर से ही श्रद्धालु हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचने लगे थे। देहरादून में तेल और गैस संरक्षण और पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये साइक्लोथॉन 24 अप्रैल से 8 मई 2023 तक चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज हल्द्वानी के गोलजीव मंदिर में भाजपा और बजरंग दल नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चिंवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि ये हमारे कार्यालय में ताबड़तोड़ कर उपद्रव मचा रहे हैं, इसलिए हम उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हवन और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जिससे भाजपा और बजरंग दल नेताओं की गुंडागर्दी काबू में आ सके। है वो देश में कहीं ना कहीं पर इसी जो अराजकता और जिसे कहते हैं कि गुंडागर्दी कहीं पर फैलानी हो तो निश्चित रूप से बजरंग दल उसमें आगे रहता है। मैं इस बजरंग दल से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हमारे यहाँ केदारनाथ जी में आपदा आई थी तब ये बजरंग दल वाले लोग कहाँ थे? जब हमारे यहाँ जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा आई तब ये बजरंग दल के लोग कहाँ थे? जब हमारी बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरा प्रदेश सड़कों पर था, हमारी माँ बहनें सड़कों पर थी, तब ये बजरंग दल वाले लोग कहाँ थे? और आज जब हमारे देश के ओलंपियाड जिन्होंने जो देश में जो जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से धरने में बैठे हुए हैं तब ये लोग
बजरंग दल वाले कहाँ हैं? निश्चित रूप से ये लोग एक भाजपा का एक अनुसारी संगठन है और वो भाजपा के लिए काम करने वाले लोग हैं और भगवान राम को और भगवान हनुमान जी को ये लोग उनका सहारा लेकर के ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम लोग सुबह शाम भगवान राम का पाठ करने वाले लोग हैं, भगवान हनुमान जी का पाठ करने वाले लोग हैं, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से आज देश की राजनीति को एक धर्म संप्रदाय जाति में ये सरकार बांटने का काम कर रही है, हम उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है और हम लोग चाहते हैं कि हे राम जी, हे हनुमान जी, आप इनको बुद्धि शुद्धि दीजिए और ये निश्चित रूप से जिस तरीके की अराजकता और जिस तरीके का माहौल इस देश में बनाने का काम कर रहे हैं, इनकी बुद्धि शुद्धि हो और ये देश के लिए अच्छे कामों में अपना योगदान दें, यही हम लोग चाहते हैं। हल्द्वानी में नहर कवरिंग कार्य कछुए की गति से भी धीमी चल रही है। नगर निगम के बगल से सिंचाई विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से किए जा रहे नहर कवरिंग कार्य में अब तक कुमाऊं कमिश्नर से लेकर कई अधिकारी दर्जनों बार निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नहर कवरिंग कार्य 6 करोड़ 29 लाख की लागत से हो रहा है, जिसे 23 मई तक पूरा करने की डेडलाइन है, लेकिन वो स्वयं मान रहे हैं कि अब तक नहर कवरिंग का कार्य पूरा न होना संभव नहीं है। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जून महीने के पहले या दूसरे हफ्ते तक नहर कवरिंग कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पहले पिडुल्डी के पास था, पिडुल्डी से पिछले साल हमें ये पैसा मिला करीब 6 करोड़ 29 लाख के आसपास। तो मई में इसका अनुबंध हुआ था, मगर बारिश की वजह से मई के बाद जुलाई में बारिश शुरू जाती है तो काम नहीं हो पाया था। तो नवंबर से काम शुरू हुआ और विधिवत काम उसके बाद कार्य हो पाया। बीच में भी बारिश के मौसम खराब होने की काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, काफ़ी अतिक्रमण था और काफ़ी संग्रह रास्ता है, दोनों ओर मकान है। डेडलाइन 23 मई की है, 23 की। तो कोशिश करेंगे वर्षा काल से इसे पहले पूर्ण कर दिया है, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है। लेकिन लग रहा है कि 23 मई तक पूरा होने की 23 मई तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जून फर्स्ट वीक और जून सेकंड वीक तक कराने के हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बारिश के बाद 15 जून के बाद बारिश का हो जाता है। तो उससे पहले कम से कम इसे चिनाई कार्य पूर्ण हो जाए तो स्लैब तो बाद में जल्द जा सकते हैं, तो उसके पूरा प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। हल्द्वानी सहित आसपास के जिलों में साइबर अपराध तेजी से पनप रहा है। सोशल मीडिया हो या अन्य माध्यमों से साइबर अपराधी तेजी के साथ लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं और बड़े पैमानों पर जनता की कमाई लूटी जा रही है। लिहाजा कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भरने ने साइबर अपराधों की लंबित विवेचना की समीक्षा कर कुमाऊं मंडल में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द लंबित साइबर अपराधों की विवेचना करे और अगर गिरफ्तारी होनी है तो तत्काल गिरफ्तारियां करें और जिन मामलों में चार्जशीट लगाई जानी है तो उनमें चार्जशीट की कार्रवाई की जाए। कुमाऊं रीजन में जो 420 के साइबर फ्रॉड के और जो धोखाधड़ी के ऐसे मामले हैं 420 के, तो इसके जो है कल हल्द्वानी कोतवाली सर्कल के जो है वो मैंने कल रिव्यू किया। 35 मामले थे हल्द्वानी कोतवाली में, जो इस तरीके से जो ज़्यादा अमाउंट के 5 लाख से ज़्यादा के साइबर फ्रॉड है और धोखाधड़ी भी जो है 5 लाख से अधिक की है। तो ऐसे मामले जो जिसमें पीड़ित परेशान है और जिनको न्याय नहीं मिला या जिसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है या बहुत टाइम से जो है विवेचना पेंडिंग है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि विवेचक भी कई बार जो है विवेचनाओं को पेंडिंग रखते हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ संलिप्तता भी जो है उसका भी देखा गया है कि कहीं ये तो नहीं है कि मतलब क्यों पेंडिंग है, उसका भी देखा गया है। और सबको जो है मेरे द्वारा कल एक टारगेट दिया गया है कि जो है कम से कम जो है ये किसी को 15 दिन का, किसी को 1 महीने में अगर वो अरेस्टिंग करे या तो विवेचना निस्तारण करे या चार्जशीट लगाए। और जो भी है मामले कई खुलासे भी नहीं हुए, कई सारे साइबर फ्रॉड के ऐसे मामले हैं जो अभी खुलासे के लिए पेंडिंग है। तो उसमें एक साइबर टीम बनाकर जो साइबर सेल हमारा है उसमें बेहतर जो है प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखकर साइबर के जो है खुलासे भी जल्द से जल्द कराने की जो है मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है, ताकि जो है पीड़ित को उसमें न्याय मिले। खबर चंपावत जिले के सीमांत टनकपुर से है, जहां इन दिनों शारदा वन रेंज के अंतर्गत आने वाली शारदा नदी से खनन का कारोबार चल रहा है। शारदा रेंज में लगभग 400 के आसपास वाहनों द्वारा प्रतिदिन खनन किया जाता है। खनन की पूरी जिम्मेदारी वन निगम हल्द्वानी वन विभाग की है। कुछ शिकायतों के कारण 4 दिनों से लगातार शारदा खनन क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT द्वारा खनन पर चल रहे सभी वाहनों की रॉयल्टी की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शारदा खनन क्षेत्र टनकपुर से लगातार शिकायतों के पश्चात DFO हल्द्वानी और वन क्षेत्र अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दल के निर्देशानुसार शारदा खनन क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT लगातार जाँच की जा रही है। हम
1 अप्रैल से लगातार चेकिंग कर रहे हैं आरबीएम की और ये शारदा खनन क्षेत्र की। और यहाँ पर जो भी हमारे द्वारा जांच कार्य किया जा रहा है तो जांच कार्य में आरबीएम सही पाया जा रहा है। नहीं, हमें तो नहीं मिली सर, ऐसी गाड़ी कोई भी हमें नहीं मिली है। जो भी हमें मिली है रॉयल्टी की गाड़ियाँ मिली हैं और रॉयल्टी हमारे द्वारा चेक बराबर लगातार की जा रही है। सूर्योदय मतलब ये होता है इनको 8-9 बजे से इनका चल जाता है, वही हम 6-7 बजे तक रहते हैं। ये त्वरित अनुक्रिया दल है, ये कहीं भी कभी भी मतलब जो है छापामार के रूप में आती है और इसी रूप में हम यहाँ आए हैं छापा मारने के लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में गैंगस्टर और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश अपनी टीमों को दे दिए गए हैं। जिस क्रम में कल शाम को एसटीएफ कार्यालय में एक 50,000 रुपए के इनामी की सूचना मिलने पर उत्तराखंड एसटीएफ और कोतवाली रामनगर पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन में रिचा फैक्ट्री काशीपुर रोड रामनगर से 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार इनामी थाना रामनगर से 420 आईपीसी के मुकदमे में पिछले वर्ष से फरार चल रहा था। उदाहरण पर रहकर इसके द्वारा काफ़ी सारी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य किया गया। इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य करते हुए इसके द्वारा 3-4 लोगों काफ़ी सारे प्लॉट बेचे गए। उसमें से कुछ लोगों को एक प्लॉट 2-2, 3-3 बार बेचे गए हैं और कुछ प्लॉट ऐसे बेचे गए जो मौजूदा स्थिति पर थाना रामनगर पर 3 अपराध वर्ष 2000 पंजीकृत होने के बाद हमारे द्वारा विवेचना की गई। विवेचना के दौरान ये काफ़ी समय से फरार चल रहा था। फरारी के दौरान इस पर पहले 5,000 का, फिर 10,000 का, फिर 20,000 का, अभी 50,000 का इनाम घोषित किया गया। राज्य सरकार ने केदारनाथ हेली सर्विस के नाम पर ठगी पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को सौंपी, लेकिन साइबर ठगों ने एक कदम ऊपर निकलकर इसका भी तोड़ निकाल कर ठगी करना शुरू कर दिया है। बीते साल आपको बता दें कि बीते साल केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के लिए कई यात्रियों के साथ ठगी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी को सौंपी है। आईआरसीटीसी के पास फिलहाल रेलवे टिकट बुकिंग का जिम्मा है, लेकिन साइबर ठगों ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विस के नाम पर आईआरसीटीसी के पैरेलल एक फर्जी आईआरसीटीसी की वेबसाइट तैयार की है, जिससे ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड साइबर पुलिस ने अभी तक केदारनाथ धाम के नाम पर करीब 15 फर्जी वेबसाइट को बंद करवाया है। साथ ही 12 अन्य फर्जी वेबसाइट को भी बंद करवाने की तैयारियां चल रही है। देखिए, केदारनाथ धाम में जो हेली सर्विसेज चलती हैं उसकी बुकिंग को लेकर गत वर्षों में काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि काफ़ी लोगों के साथ में धोखाधड़ी की गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ के द्वारा इस बार प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है, जहां पहले से ही ऐसी वेबसाइट्स की जानकारी करके उनको ब्लॉक कराया जा रहा है, उनको डाउन कराया जा रहा है, जिससे कि जो लोग हैं उनके साथ में किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो पाए। इसमें अभी तक हमने 15 वेबसाइट्स को चिन्हित करके उनको डाउन करा दिया है। और भी आगे जैसे जैसे वेबसाइट्स हमारी नॉलेज में आएंगी उनको हम तत्काल बंद कराएंगे। इसके साथ ही हमने गूगल से भी पत्राचार किया है कि वो अपने सर्च रिजल्ट्स में ऐसी फेक वेबसाइट्स को ऊपर शो ना करें और उनके द्वारा भी अपने जो इस कार्य में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो यूकाडा के द्वारा अनुबंध किया गया है, उसमें केवल आईआरसीटीसी के माध्यम से ही हेली सर्विसेज की बुकिंग केदारनाथ धाम के लिए की जा सकती है। तो आईआरसीटीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अलावा और कोई भी अगर वेबसाइट पर आपको केदारनाथ धाम की टिकट्स नहीं मिल सकती हैं, तो बाकी सारी वेबसाइट्स अगर कोई क्लेम करता है कि वो टिकट बुक करा सकता है तो वो फर्जी है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी कि केवल आईआरसीटीसी के द्वारा ही केदारनाथ धाम में हेली सर्विसेज के लिए टिकट्स बुकिंग की जा रही है। तो सभी लोगों से अपील रहेगी कि अन्य किसी प्रकार के झांसे में ना आए, किसी प्रकार के एजेंट के संपर्क में ना आए, और अगर आपको टिकट बुक कराना है तो स्वयं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ही कराएं। और अगर कोई और क्लेम करता है कि आपको टिकट बुक करा कर दे देगा, कोई आपको फेसबुक पर ऐड मिलता है या किसी अन्य सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट या कोई नंबर मिलता है, तो उस पर किसी प्रकार
कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है। एक भाजपा इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी रंग दे चुकी है, तो वहीं बजरंग दल सड़कों पर उतर कांग्रेस का विरोध कर रहा है। कांग्रेस भी पीछे नहीं हटना चाहती है। जवाब में कांग्रेस ने भी जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में बीते दिन बजरंग दल द्वारा कांग्रेस मुख्यालय के सामने किए गए विरोध प्रदर्शन के जवाब में आज पार्टी ने पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इस क्रम में कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो इन्होंने बयान, ऐसा कोई बयान आया नहीं, लेकिन जो कल इन्होंने काम किया है जिसकी जितना भी निंदा की जाए उतना कम है। इसी चीज़ को लेके हम लोग इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए आज उन्होंने यकीन किया है कि भगवान परमात्मा इनको सब बुद्धि दे और ये आने वाले भविष्य में कम से कम ठीक काम करें। ये बनाई कि राज्य में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। सरकार इसलिए बनाई कि राज्य में महंगाई कम हो। सरकार इसलिए बनाई कि राज्य में ठप पड़े हुए विकास काम दोबारा से पटरी पर आएँ। सरकार इसलिए बनाई कि माता बहनें यहाँ पर सुरक्षित महसूस करें। सरकार इसलिए बनाई कि चार धाम की यात्रा ठीक हो, पर्यटन का विकास हो, तीर्थाटन का विकास हो। ये सारे काम छोड़ करके खनन का माफियागिरी कर रहे हैं। देखिए, जन्मजात हिंदू हैं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अभी तक घर में करते थे, अब ये चाहते हैं कि इस तरह से ही बाहर आके सब लोग पाठ करें और इनको सबूत दें। तो यही सही, ये गेम जो इन्होंने शुरू किया है, जिस तरह से कल इन्होंने यहाँ बलवा किया, उत्पात मचाया, तो अब कांग्रेस के कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। इन्होंने अपना चरित्र, अपने संस्कार और अपना पूरा व्यवहार सबके सामने कलई खोल के अपनी खुद की रख दी कि किस तरह से उत्पात मचाया हुआ है पूरे देश के अंदर बजरंग दल के लोगों ने। न समाज हित में कोई काम करते हैं, न जनहित में कोई काम करते हैं, न हिंदुओं के काम आते हैं, न किसी और धर्मों के काम आते हैं। चाहे अंकिता की बात करें, चाहे जोशीमठ वालों की बात करें, चाहे आज पहलवानों की बात करें जो सड़कों पर बैठी हैं, किसके काम आ रहे हैं ये बजरंग दल वाले? यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है कि आज जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं, जो ये जताने की हर बात में कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म उनके बाप की बपौती है, जब असली में धर्म की बात आती है वो गायब हो जाते हैं। जोशीमठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी का फल है। चारधाम यात्रा, जिससे उत्तराखंड के चारों धामों की पूजा अर्चना होती है, पूरे दुनिया से लोग माँ गंगा की, माँ यमुना की, बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की पूजा करने आते हैं। उसकी यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी जिस सरकार पे है, उसके दोनों महत्वपूर्ण मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर भी और स्वास्थ्य मंत्री भी गायब रहते। एक चुनावों में रहता कर्नाटक का, उसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है बीजेपी का, लेकिन उत्तराखंड की जिससे पहचान होती है वो महत्वपूर्ण नहीं है। चारधाम यात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। देहरादून में महिला को लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके साथ बलात्कार और लूटपाट करने वाले अभियुक्त को थाना क्लेमेंटॉन पुलिस ने सूचना मिलने के 12 घंटे के अंदर में गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही गैंगस्टर अधिनियम में 1 वर्ष से फरार चल रहे 25,000 रुपए के नामी वांछित अभियुक्त को थाना बसंत विहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध कोतवाली नगर और थाना प्रेमनगर में जमीनी धोखाधड़ी से संबंधित अभियुक्त को पंजीकृत किया। दिनांक 3 मई को एक महिला है, उसके साथ एक बलात्कार की घटना और लूट, दोनों घटनाएं हुई हैं। इसकी जानकारी कल जब ये महिला थाने में आती हैं तब जानकारी हुई। ये ब्लाइंड केस था, महिला के पास कोई मोबाइल फ़ोन है नहीं, उसको जो क्रिमिनल है उसकी कोई जानकारी थी नहीं, और गाड़ी का भी एक वेग सा आइडिया था कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। कल उसके निशानदेही पर हमारी पूरी टीम ने इसका पूरा घटनाक्रम को रिक्रिएट किया। पसंद बिहार थाना पुलिस ने, इन्होंने एक हमारा 25,000 का इनामी अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय श्री मोहम्मद मोबिन, ये इसके अरेस्टिंग किया है और इसके विरुद्ध जो है ऑलरेडी 3 मुकदमे हमारे ज़मीन के खरीद फरोख्त में जो फोर्जरी होता है वो उसके विरुद्ध है। चौथा एक जो है कोतवाली में ही इस गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था, उसकी अरेस्टिंग स्टे के लिए कोर्ट गया था और 18 तारीख को इसका स्टे खारिज हुआ और ये भागा फिर रहा था। तो हमें 4 तारीख को झाझरा में इसका दामाद है इमरान, उसके घर से इसको अरेस्ट किया गया है। इस पूरी टीम को मेरे तरफ से 5,000 का इनाम। और इसने क्या किया है, सबसे बड़ी बात है, इसने पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंदर सरकारी जमीन पर अपना मकान बनाया है।
तो हमारे इसमें गैंगस्टर के तहत अटैचमेंट की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अगले हफ्ते संभवतः इसका जो है अटैचमेंट की कार्रवाई होगी और इसके ज़मीन को, इसके मकान को जो है। देहरादून में आज बिग बाजार कार्निवल सिनेमा में गढ़वाली पिक्चर फिल्म बतु सुबेरो धाम 2 रिलीज हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने रिबन काटकर गढ़वाली फिल्म का उद्घाटन किया। फिल्म रिलीज होने से पहले मंगल गीतों की प्रस्तुति लोक कलाकारों के द्वारा की गई। इस मौके पर गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, जागर सम्राट प्रीतम भरतवान समेत उत्तराखंड इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहे। आज उत्तराखंड एमेच्योर किंग बॉक्सिंग एसोसिएशन इंडिया किंग बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 6-7 मई को परेड ग्राउंड में यहां प्रतियोगिता आयोजित होगी। यहां एसोसिएशन अंतर्गत ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। कई राज्य के लोगों ने इस प्रतियोगिता पर अपना फॉर्म भी भरा है। रुकिए 1 मिनट, किसके बारे में बताऊं, प्रतियोगिता के या संस्था के? प्रतियोगिता के बारे में बता दो पहले, उसके बाद। अच्छा ठीक है, ठीक है। भारत सरकार से देखिए, उत्तराखंड एमेच्योर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन का गठन पिछले वर्ष ही कर दिया गया था, जिसमें मैं अरविंद कोटनाला अध्यक्ष, सत्येंद्र जी महासचिव और ओम प्रकाश जी वर्किंग प्रेसिडेंट, ये LLB भी हैं और हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं। हमारी 7 इकाइयाँ बन चुकी हैं और काफ़ी क्लब जो हैं हमसे एफिलेटेड हो चुके हैं। प्रथम बार हम उत्तराखंड की मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी जिलों से जो हमारी एफिलेटेड यूनिट्स हैं लगभग 200 प्लस खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसका आयोजन 6 से 7 मई को परेड ग्राउंड देहरादून उत्तराखंड में किया जाएगा। 6 तारीख को सभी खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा और 7 तारीख को ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। देहरादून प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के मांडूवाला स्थित देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी द्वारा मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने वहां पर लगे स्टॉलों का भी अवलोकन किया। पहाड़ों की रानी मसूरी शहर के दिल की धड़कन कहे जाने वाले घंटाघर की इन दिनों धड़कनें बंद पड़ी हुई है, जिस वजह से मसूरी के लोगों में भारी आक्रोश है। मसूरी के लंडौर बाजार स्थित घंटाघर की इन दिनों घड़ी रुक गई है, जिस वजह से मसूरी शहर को समय बताने वाले घंटाघर का घंटा नहीं बज रहा है। मसूरी लंडौर बाजार निवासी रवि गोयल और मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से मसूरी का ऐतिहासिक घंटाघर की घड़ी बंद पड़ी हुई है। घंटाघर शहर की धड़कन माना जाता है और ये 1 हफ्ते से बंद है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसकी घड़ी भी बंद है और इसके घंटे भी नहीं लग रहे। नगर पालिका या जो लंडौर बाज़ार की उपेक्षा हर तरफ से होती रहती है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। सबको अपना माल रोड दिखता है। लंडौर बाज़ार में कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, जिससे लंडौर की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। अपने प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि लंडौर की तरफ भी देखना चाहिए। छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे लंडौर वाले चाहते हैं, लेकिन उनको मिलती नहीं है और इस वजह से सब लंडौर वाले बड़े परेशान रहते हैं। कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी घंटाघर नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से कभी जाम लग रहा है, तो यहाँ पे बड़ी उपेक्षा होती रहती है, जिससे कि लंडौर वाले बड़े दुखी रहते हैं। जिस ठेकेदार द्वारा इसको बनाया गया था उसे ही इसको संचालन के लिए दिया गया था और मेंटेनेंस होने की थी। उनका एग्रीमेंट अभी फरवरी में ख़त्म हो गया है और उसमें नए एग्रीमेंट की कार्रवाई की जा रही है। फ़िलहाल हमने उन्हीं ठेकेदारों को कह दिया कि वो घंटाघर की घड़ियाँ चलवाएं और जो म्यूज़ियम उसमें बना हुआ है उसको साफ़ सफाई करवा के और उसको खोलें। तो इसमें जैसे ही नया एग्रीमेंट हो जाएगा फिर नई व्यवस्थाएं शुरू हो जाएगी। फिलहाल उन्हीं को आदेशित करिए। ये 2 दिन में करवा देंगे हम उनको, ठीक मंडे तक क्लियर हो जाएंगे। 1 सप्ताह से अधिक से मसूरी का जो एकमात्र घंटाघर है जो लंडौर बाज़ार स्थित है और जिसको बनाने के लिए, पुराने को जीर्णोद्धार करने के लिए बड़े प्रयास करे गए थे और बड़ी मुशक्क़त के बाद 2013-2018 वाली नगर पालिका बोर्ड ने इस घंटाघर को बनाया था। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 1 सप्ताह से ज़्यादा होने के बाद भी घंटाघर की सुई जो है वो अटकी हुई हैं, गलत समय दिखा रही हैं, घंटे नहीं बज रहे हैं, घंटाघर का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। घंटाघर का प्रथम तल, द्वितीय तल दोनों बहुत समय से बंद पड़ा है, जिसमें एक बहुत ही रोमांचक
लंडौर गैलरी बननी थी वो भी बंद पड़ा है। तो बहुत ही दुखद घटना है। इतना पैसा नगर पालिका का इस कार्य में लगा है और नगर पालिका द्वारा इसका संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। और एक बात और बड़ी मुख्य रूप से, घड़ी का बंद होना वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही नेगेटिव साइन है, एक गलत परिचय है। और शायद इसी गलत परिचय के द्वारा पूरी मसूरी संपूर्ण सड़कें हों या घंटाघर हों सब बंद पड़े, ये एक शुभ संकेत नहीं है। इस सुधारने के लिए नगर पालिका को तुरंत आदेश देने चाहिए और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। बाज़ार की जो उपेक्षा है वो आज से नहीं, पिछले कई दशकों से की जा रही है। हर बार हर बोर्ड आकर, नगर पालिका की बोर्ड आकर कहती है कि लंडौर बाज़ार को हेरिटेज बाज़ार बनाएंगे, लंडौर बाज़ार में घंटाघर में म्यूज़ियम होगा, बच्चों का पार्क होगा, फुवारा होगा, आधुनिक शौचालय होंगे, पार्किंग की व्यवस्था सुचारू होगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बूचड़खाना में एक पार्किंग के अलावा कोई किसी भी प्रकार का हम एक कार्य नगर लंडौर बाज़ार में नहीं देखते। बूचड़खाने की जो पार्किंग है वो तारीफ़ काबिल है, लेकिन उसमें भी रख रखाव में आज कमी आ रही है, तो हम देख रहे हैं। और इसी प्रकार से लंडौर बाज़ार में जो भेदभाव अन्य बाज़ारों के मुकाबले किया जाता है वो बहुत ही दुखद घटना साबित रहता है हर वर्ष की तरह। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।